से हमने नेक्स्ट अभी संडे से जब से हमने क्लास लगानी शुरू की लास्ट वीक में विदाउट फेल मैंने हर एक क्लास अपलोड की है, ठीक है। तो जिसका भी कुछ मिस होता है प्लीज मेक श्योर, और बाद में तो डिस्कशन होगी ही, बट एक बार आप अप टू डेट रहो। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 वो किसी और के लिए रिकॉर्डिंग नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए है। एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन मी कि मैम ये शेयर कर दो वो शेयर कर दो, ठीक है। वो मैंने हैबिट लगा लिया रोज की अपलोड करना ही है, तो एवरीथिंग इज देयर। अब दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 12 में ABCD इज अ ट्रेपीजियम, तो मैंने ट्रेपीजियम ड्रॉ किया। ट्रेपीजियम मतलब 2 साइड्स पैरेलल, अदर 2 साइड्स नॉन पैरेलल, ठीक है। और नॉन पैरेलल साइड्स के बारे में मुझे कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, किया हुआ है कुछ मेंशन? जब तक मेंशन नहीं किया होगा तब तक अनइक्वल ही मान के चलो। इक्वल लिखा होगा तो उसने आइसोसेलेस ट्रेपीजियम लिखा होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ट्रेपीजियम है तो पैरेलल साइड्स इक्वल हो ही नहीं सकती। अगर पैरेलल साइड्स इक्वल हो गई तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। मैंने गलत लिखा है, नहीं AB और CD पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। और उसने आगे मैंने देखो नहीं पढ़ा था, मैंने तो सिर्फ दिया हुआ है अ ट्रेपीजियम ABCD जिसमें लिखा है AB is parallel to CD, and if I further read the question उसने लिखा है AD is equal to BC, so now I know it is an isosceles trapezium, ठीक हो गया। तो show that एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये जो बेस एंगल्स है ये सेम है, मैंने आपको कहा था ये होते हैं आइसोसेलेस में, है ना। और एंगल C और एंगल D भी सेम है, ये हमें शो करना है। और ट्रायंगल ABC तो उसने इसको ज्वाइन कर दिया, ABC को इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, तो यहां से इसको ज्वाइन किया। अब इसके लिए हमें सारा गिवन टू प्रूफ तो हमने लिख लिया, दिस इज गिवन टू प्रूफ, वो 3 पार्ट्स तो मेरे पास हैं A, B एंड C, जो 3 पार्ट्स है 1 2 3 करके उसको तो मैं लिख ही लूंगी। हाँ जी बेटा लिखा हुआ है उसने आगे, देखो नेक्स्ट लाइन में उसने लिखा हुआ है, मैंने तब तक पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो जब तक मैं नहीं, मुझे एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा होगा तब तक मैं नहीं कहूंगी। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, और फोर्थ पार्ट इसमें और लिखा हुआ है, जैसे मैंने 1 2 3 लिखा, फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है कि डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, ये भी मुझे प्रूव करना है, ठीक है ना। अब इस केस में सिर्फ ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ट्रेपीजियम को सॉल्व करने के लिए हमेशा एक रूल होता है। आप क्या करोगे, ट्रेपीजियम को अपने हीरोन्स फॉर्मूला में भी ये चीज नहीं की, अदरवाइज हीरोन्स फॉर्मूला में चीज सिखा देते हैं, राइट। हीरोन्स फॉर्मूला में एरिया निकालने के लिए वी ऑलवेज डू, हम ट्रेपीजियम से पैरेललोग्राम बनाते हैं हमेशा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, कंस्ट्रक्शन आएगी, कंस्ट्रक्शन इसमें आती है और वो कहती है कि फ्रॉम C ड्रॉ लिखो, सबसे इजी है इसमें लिखना, फ्रॉम C ड्रॉ CE, हाँ फ्रॉम C ड्रॉ CE पैरेलल टू AB, बस इतना सा काम करना होता है, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी, ठीक है। अब पैरेलल लाइन ड्रॉ करके हमने खुली फिगर, क्योंकि हमने अब तक ओपन फिगर्स नहीं की है, वी स्टडीड क्लोज्ड फिगर्स, राइट। हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, मैं चलो मैं कहीं बिजी हो गए, मैं भी थोड़ा सा काम ही करवा रही थी, मैं करती हूँ 2 मिनट में बच्चों को काम लिखवाने के लिए, हाँ हाँ जी ठीक है। सो ड्रॉ CE पैरेलल टू AD, ठीक हो गया, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, राइट। अब आते हैं प्रूफ पर, इतना लिख लिया। अब मैं गिवन टू प्रूफ सब इरेज कर रही हूँ। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया है? हाँ जी मैम जी। वेरी गुड। श्रेष्ठ आपने भी? यस मैम। चलो अब हमने क्या करना है प्रूफ में, सो विल कम टू प्रूफ नाउ। बाद में ABC और BAD कैसे हो सकते हैं? तो AB और BC पैरेलल, हाँ तो इक्वल तो नहीं दिए हुए। चलो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, द फर्स्ट थिंग, जब हमने इसको लिया,
चलो, the first thing I'll do here is AD is parallel to CE by construction. ठीक हो गया? And then I also know AD is equal to, नहीं, BC तो नहीं लेंगे, AD is equal to CE by construction and AB या AE is parallel to CD. ये एक तरह से given हो गया. AB अगर parallel है CD को तो हमने आगे AE को भी ज्वाइन कर दिया तो ABE आगे बस ऐसे लिख दो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ABER कोलिनियर. ठीक है, तो AE पैरेलल टू CD हो गया. So next now we have ADCE is a parallelogram. क्या क्लियर हो गया? ADCE पैरेललोग्राम बन गया. देखो मुझे करना क्या है, मुझे इस केस में प्रूफ करना है कि आपका ये एंगल और ये एंगल सेम. क्लियर हो गया? मुझे एंगल ए और एंगल बी सेम करना है. तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूं, मैं पहले इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर रही हूं. मैंने ADCE को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया. ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा. नाउ व्हाट आई हैव इज दैट आई नो AD इक्वल टू CE. ये है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. वो बाद में देखेंगे, पहले AD इक्वल टू CE मैंने कर दिया. ठीक है, फिर बाद में एंगल्स के नंबर लिखूंगी सारे. AD इक्वल टू CE मेरे पास आ गया. ठीक हो गया. एंड आई ऑल्सो नो दैट AD इज इक्वल टू BC. ये हमें गिवन था. AD इक्वल टू BC गिवन था. तो कैन आई से BC इक्वल टू CE? एक बार लिख लो इसे. तो कैन आई से BC इक्वल टू CE? इतना क्लियर हो गया हमें? यहां तक कोई डाउट्स, कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताओ. बोलो. AD और CE इक्वल है, AD और BC इक्वल है, तो CD और CE और BC इक्वल नहीं हो गए? अब समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट, किसी को कुछ ना समझ में आया हो? फाइन. चलो इसके बाद अब आते हैं. AD और CE इक्वल है. ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. AD और BC भी इक्वल है. अब इन दोनों को देखो. हाँ चलो यहां तक लिखो. यहां तक सिर्फ लिख लो एक बार, इसके बाद बोलता. अब इसका मतलब क्या था? आई विल बी रेजिंग साइड बाय साइड, तो मेक श्योर आप लिख लो. ठीक है, बिकॉज मैं फिगर दोबारा नहीं बनाने वाली हूँ. अब देखो मैं ले रही हूँ ट्रायंगल BCE. राइट, मैंने लिखा BC इज इक्वल टू CE. प्रूफ कर दिया. ट्रायंगल में दो साइड इक्वल करने का मतलब क्या हुआ? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. समझ में आ गया? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. राइट, अब आ जाओ नेक्स्ट. इसमें हम लिखेंगे, इसमें लिखो प्रूव्ड अबव angles opposite to equal side, opposite to equal sides of a triangle. Isosceles triangle property मैंने यूज की. क्लियर हो गया इतना? नीचे वाला आप कर दो सारा. अब नेक्स्ट लिखोगे आप
सबको नंबर ही कर दो एंगल्स को, ये आ गया एंगल 3 और ये आ गया एंगल 4, ठीक है। हाँ ये पूरा पूरा। एंगल 2 और एंगल 4 में क्या रिलेशन है? एंगल 2 एंड एंगल 4 सप्लीमेंट्री, क्योंकि क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। 2 और 4 आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो ये सप्लीमेंट्री हुए। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक हो गया। एंड व्हाट अबाउट एंगल 1 प्लस एंगल 3? वेरी गुड। ठीक है, दोनों का सम 180 180 है, तो कहना है से एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 सेम थे, तो ये कैंसिल हो गए। नाउ कैन आई से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी तो आ गया। पहली चीज हमने प्रूव कर दी। एक बार देखो हमने क्या किया, हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन करके पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम से हमने साइड्स इक्वल करके एडी और सीई इक्वल कर दी थी ना साइड्स। पैरेललोग्राम मैंने ऑपोजिट साइड्स पैरेलल करके प्रूव कर दिया, राइट। उसके बाद मैंने कहा कि एडी और बीसी इक्वल है, एडी और सीई इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ बीसी और सीई भी इक्वल है। और यहां से मैंने कंक्लूड किया कि हमारे एंगल्स भी इक्वल है। समझ में आ गया? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देन आई वेंट कि एंगल 3 प्लस एंगल 1 का सम 180, एंगल 2 प्लस एंगल 4 का सम भी क्या हुआ 180। तो इससे क्लियर हो गया एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। समझ में आ गया हमें? चलो यहां तक हमने लिख लिया। अब हमें प्रूफ करना है एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिख लिया, और लिख लो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, हेंस 1 जो है वो प्रूव हो गया। क्लियर हो गया इतना, राइट। अब आएंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल डी पर। तो ये सबसे इजी है प्रूफ करना, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। मैं बाकी सब इरेज कर दूं? लिख लिया सबने? एवरीवन सारा लिख लिया ना? मैं सब इरेज कर। अच्छा, व्हाट अबाउट एंगल 1? मैं एंगल को और नेम करूंगी बिकॉज बहुत सारे एंगल्स आते हैं इसमें। अब 4 तक लिखा था ना, इसको मैंने 5 लिखा और इसको मैंने 6 लिखा। ठीक है, नाउ इफ आई से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये क्यों है? वेरी गुड। तो मैं लिखूंगी AB इज पैरेलल टू CD, BC इज ट्रांसवर्सल। So angle 1 equal to angle 5, alternate interior angles. Angle 1 is equal to angle 5, they are alternate interior angles. Are we clear with this much? है ना? और क्या मैं कह सकती हूँ angle 2 equal to angle 6? अब बताओ ये क्यों होगा? 2 और 6 ये देखो कहाँ फंसे हुए दोनों, क्यों इक्वल होंगे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। कहा था ना बहुत सी चीजें इधर उधर से हम यूज करते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बात फिर से वही आ गई, एंड ऑल्सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 या प्रूव्ड अबव करके आए। तो कैन आई से फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, हेंस सेकंड प्रूव्ड। समझ में आ गया? पहला पार्ट प्रूव करना फिर भी मुश्किल था, हमने सब इकट्ठा किया। सेकंड पार्ट तो बहुत इजीली प्रूव हो गया। क्लियर हो गया इतना? अब आते हैं ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC में। ये भी देखो आपको इजी लगेगा। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, अच्छा मैं पहले ABC लिख लेती हूँ क्योंकि वो हमारे वैसे ही लिखा हुआ है। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल BAD, जैसे नाम लिखा हुआ है ना मैं वैसे ही लिख रही हूँ थर्ड पार्ट। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। AC कहां से आ गई? AB। एक ट्रायंगल है ABD, आई जस्ट हाईलाइट दिस वन। देखो ये कुछ इस तरह से करके बना हुआ है, एक ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट A, ये B और ये D, और यही ऐसे बनाया हुआ है।
ठीक है, मेरे पास स्पेस कम थी। जब भी आपको मुश्किल आती है ना ट्रायंगल्स, हमेशा सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग बना दिया। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट थिंग क्या आएगी, AB इज इक्वल टू AB विच इज कॉमन। और हम क्या करेंगे, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ये हमें गिवन था, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। यहां से AD और ये BC साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम हो गई थी ना, समझ में आया? ये BC और यहां से AD साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम हो गई थी। और हम क्या लेंगे, एंगल, ये वाला 4 था और इसका एंगल 3 था। तो आप प्रूव करके आए हो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, प्रूव्ड अबव। गिवन कहाँ है बेटा, वो तो प्रूव करना है, आगे प्रूव करना है, गिवन नहीं है, वो तो काम इतना आसान हो जाए, है ना? हाँ, ऐसे ऐसे हमारा ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। उन्होंने 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिखा है, इसीलिए मैंने उसी के अकॉर्डिंगली नेम कर दिया बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और यहां से हम क्या ले लेंगे, AC इज इक्वल टू BD क्यू CPCT। एक बार इस क्वेश्चन को आराम से देख लो, जस्ट मेक श्योर दैट यू सी दिस क्वेश्चन, एक बार देखो, ठीक है? और इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करवा दूंगी। आज सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम होगा, उसका कन्वर्स होगा और एक और चीज, ठीक है? उतना ही काम करवाऊंगी और नहीं करवाऊंगी, और मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते में आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। सो वंस दिस चैप्टर इज कंप्लीट, मैं सर्कल स्टार्ट करवा दूंगी, प्लस मैं रोज का एक एक क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा देती हूँ। 10th दिसंबर है ना, 10th और 15 दिसंबर हो गया ना, कोई बात नहीं, भी टाइम है। अब आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सब करवा दूंगी राजे। मैंने वो कहा है कि 5 मैं पॉलिनोमियल्स आएगा, ये आएगा और सर्कल्स भी आएगा, वो तो मैं करवा दूंगी। मुझे अपना एग्जैक्ट सिलेबस बताओगे क्या क्या आएगा, ठीक है? पॉलिनोमियल्स अपने साथ साथ रिविजन स्टार्ट करवा दूंगी। चलो पढ़ना शुरू, ठीक है? AD इक्वल टू BC आएगा, तो ये लिखो जल्दी से, और एक बार इसको रिवाइज करो, क्योंकि अब मुझे सिर्फ आपको मिड पॉइंट थ्योरम करवाना है। इसके बाद आ गया क्वेश्चन, क्लियर हो गया 12th क्वेश्चन, राइट? हमारा कोऑर्डिनेटर्स से रिलेटेड एक बार ही तो काम पूरा हो गया है। अब हमें नेक्स्ट करना है, एक थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, उसका प्रूफ हमें नहीं मेंशन किया होगा कि है हमारे सिलेबस में, बट उसका यूसेज आप बहुत बार करोगे, आगे तक करते रहोगे, 10th में भी यूज होगा, 11th में भी जब अगर मैथ्स पढ़ोगे तो ये थ्योरम हमारे पास रहेगी। इसका मतलब क्या है, लिखो मिड पॉइंट थ्योरम, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट याद करना, ठीक है? और ये ट्रायंगल में यूज कैसे करते हैं हम वो याद करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इट सेज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब किसी ना किसी लाइन सेगमेंट का ही मिड पॉइंट दिया होगा। इफ आई हैव अ डेफिनेट लेंथ, मैं उसी का सेंटर पॉइंट निकाल सकती हूँ, ठीक है ना? मतलब मेरे घर से आपका स्कूल, आपके घर से आपका स्कूल, आपने कहा मिडवे पहुंचना है, तो आपको डेफिनेट 2 एंड पॉइंट्स पता होने चाहिए, तभी आप मिडवे निकालोगे, है ना? आप थोड़ी कहोगे आप मॉल में खड़े हो जाओ, आपको पता होगा आपके फ्रेंड का घर कहाँ पर है और आपका घर कहाँ है या स्कूल कहाँ है, तभी आप किसी चीज का मिड पॉइंट निकाल सकते हो। तो मिड पॉइंट हमेशा लाइन सेगमेंट का होता है, राइट? तो अब कहता क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम हम यूज करते हैं इन केस ऑफ अ ट्रायंगल। और ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। तो अब उसने कहा कि किसी भी एक ट्रायंगल में ना, टेक अ ट्रायंगल ABC, टेक अ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में किसी भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स बना लो, ठीक है? या तीनों साइड्स के बना सकते हो, लेकिन किसी भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट, तो यूजुअली जो हमारी वर्टिकल वाली होती है ना, हम उसके मिड पॉइंट्स बनाते हैं D एंड E। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D is midpoint of AB and E is midpoint of AC. D is midpoint of AB, E is midpoint of AC. ठीक है? इनको ज्वाइन करके मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया, मिड पॉइंट्स बनाकर उस लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन किया DE।
अब थ्योरम हमारी कहती है, रूल क्या कहती है कि जब भी आप ऐसा करोगे ना, एक ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे एक लाइन से लाइन के साथ, तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट बनेगी डीई। ठीक है, तो डीई क्या करेगी, इसका मतलब हमेशा ट्राइंगल में डीई का पर्पस क्या होगा, डीई के फीचर्स क्या होंगे। जो आपकी एबी और एसी इनके मिड पॉइंट्स लिए थे, कौन सी साइड हमने नहीं ली, बीसी। तो जो आपने लाइन सेगमेंट छोड़ी है, साइड छोड़ी है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, हाँ, डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। तो अब हम लिखेंगे स्टेटमेंट, समझ में आएगा, लिखो लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में लिखते हैं लाइन सेगमेंट, लिखो। स्टेटमेंट को याद रखोगे तो आपको यूज करना आसान है, बाकी तो हम हमेशा रूल में लिखते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, line segment joining midpoints of, line segment joining midpoints of any two sides of a triangle, any two, line segment joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side, is parallel to third side and equal to half of it. Line segment joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side and equal to half of it. प्रूफ करना नहीं है ना इसकी, नहीं प्रूफ होगा ही ना, क्योंकि थ्योरम को नहीं प्रूफ कर सकते आप, इसके लिए आपको नहीं। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं है, अगर कहो तो मैं समझा दूंगी, पर नहीं है। एक बार टीचर से पूछ लेना कि इसको प्रूफ करना है कि नहीं, तो वाई टू एडिशनल आपके ऊपर वो डालना कि क्यों है। ठीक है ना, वो डायरेक्टली से नहीं निकलता है, मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, फिर पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, फिर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना मुश्किल नहीं है, 2-3 स्टेप्स हैं। तो मुझे जो पैरेलल ड्रॉ, पहले तो पैरेललोग्राम प्रूफ करते हो, फिर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, 2 स्टेप्स हो गए, फिर तीसरे स्टेप में हमारे पास आंसर आ जाता है। इसी को ऐसे हमने फर्दर कहा, इसको एक्सटेंड कर दो, यहाँ से लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो आपका ये पैरेललोग्राम बन गया, ये और ये वाले साइड्स को हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ठीक है, उससे फिर हमारे पास आ जाता है दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक हो गया, ऐसे ही फिर हमारे पास आ जाएगा ये वाली भी इसके इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसी से फर्दर हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया, तो लंबा काम ही है, इसलिए कह रही हूँ पूछ लेना स्कूल में, अगर आपको है तभी मैं करवाऊंगी, अदरवाइज ये स्कूल के डिस्क्रिप्शन में आता है, सीबीएसई ने कहा हुआ है इसका, सिर्फ प्रूफ नहीं है, सिर्फ इसको यूज करना है। क्लियर हो गया, लास्ट ईयर तक तो यही था, अभी भी यही है, फिर भी देख लेना। राइट, अब मैंने कहा था लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो AB और CE AC क्यों ली हमने, हम BC भी तो ले सकते थे। तो मैंने यहां से अगर F इज द मिड पॉइंट ले लिया ऑफ BC, ठीक है, मैं E को लेती ही नहीं, मैंने कहा F मिड पॉइंट है AC का, ठीक है, ऐसे लिया, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो अगर मैं DF को ज्वाइन करूंगी तो उसके साथ रूल क्या होगा, DF किसको पैरेलल होगा, समझ में आ गया, और DF किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ AC। समझ में आ गया, तो ये नहीं है कि हमने दो सामने वाली लीजिए उसी के साथ होगा, नहीं ऐसा नहीं है, हम किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो जो थर्ड साइड है उसके बिल्कुल सामने जो बैठी होगी उसको पैरेलल होगा। ठीक है, तो कैन आई ऑल्सो से EF is parallel to AB and EF is equal to half AB। समझ में आ गया सबको, लिखो ये तीनों चीजें लिख लो। क्लियर हो गया, इसका ना एग्जाम्पल 7 में ही प्रूफ है, तो वो ये चीजें मैं आपको करवा रही हूँ।
वो तो डायरेक्टली बेटा मिड पॉइंट से हो जाएगा, मिड पॉइंट को प्रूफ करना नहीं आएगा। इसको आप मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूफ कर दोगे, डायरेक्टली लिख दो कि ये मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से है, लेकिन मिड पॉइंट को प्रूफ करना कि वो हाफ कैसे आया उसका प्रूफ नहीं है, थ्योरम का प्रूफ नहीं है, थ्योरम को यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला है, और ना आप a प्लस बी इंटू ए प्लस बी भी कर सकते हो। अब वो फॉर्मूला कैसे बना वो नहीं आपको सिखाया, आपको सिखाया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपने डायरेक्टली देखा कि 9 प्लस 4 लिखा हुआ है, आपने उसको यूज कर लिया, 9a प्लस 4b लिखा हुआ है, आपने उसे यूज कर लिया, लेकिन वो फॉर्मूला कैसे बनकर आया आपको नहीं पता। आपने कहा मुझे नहीं पता वो फॉर्मूला कैसे बनकर आया, लेकिन मुझे फॉर्मूला आता है। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल इनटू सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको बता दिया कि सेलिंग प्राइस जो होती है ना वो ऐसे इक्वल है मार्क प्राइस लेकर। मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, फॉर्मूला बनकर कैसे आया वो नहीं सिखाया। ठीक है, वो कह रही हूँ मैं आपको। ठीक है ना, कि आपको थ्योरम का प्रूफ नहीं है, लेकिन थ्योरम को यूज आगे करके चीजें प्रूव करनी है। तो हमारे पास ये चीज आ गई, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो EF इज पैरेलल टू AB, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए। अब अगर मैं तीनों को जोड़ देती हूँ ना, ये आप अपने वैसे एक एज अ रूल याद रखना, जब हमने तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल बन जाता है। ठीक हो गया, कितने ट्रायंगल्स बन गए इस पूरे ट्रायंगल में? 4, इस कितने इन बिटवीन 4 बन गए। ठीक है, और ये चारों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। ये चारों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एरियाज भी इक्वल होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एरियाज भी इक्वल होंगे। तो आपको क्वेश्चन आता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और ABC क्या रिलेशन होगा आपस में? DEF पूरे ट्रायंगल में कितना हिस्सा होगा? 1/4। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। समझ में आ गया? आपका एग्जाम्पल 7 ना इसी चीज पर बेस्ड है। समझ में आ गया ये? राइट, हमने हर तरह से यूज कर लिया। अब इसको यूज कैसे करना है थ्योरम को वो हम सीखेंगे, लेकिन इसका पहले कन्वर्स भी करेंगे। समझ में आ गया मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? अब इसका ना कन्वर्स है, कन्वर्स मतलब उल्टा, इसको हमने अब दूसरी तरफ से कहा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वो क्या बोलती है, लिखो, द लाइन ड्रॉन from midpoint of any one side of a triangle। मैंने लाइन सेगमेंट को स्टार्ट किया D से, D is the midpoint of AB। line drawn from midpoint of any one side of a triangle, और मैं उसको चला कैसे रही हूँ लाइन को? मैं BC के पैरेलल चला रही हूँ। ठीक हो गया, line drawn from midpoint of any one side of a triangle पैरेलल टू सेकंड साइड। अब पैरेलल D, जो D से लाइन स्टार्ट होगी वो BC को ही पैरेलल हो सकती है, AC को नहीं पैरेलल हो सकती। पैरेलल टू सेकंड साइड, ठीक है, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी जनरल का, पैरेलल टू सेकंड साइड। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगी? वो दूसरी साइड को जाकर टकराएगी, तीसरी वाली साइड को। बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, देखो, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। Line drawn from midpoint of one side of a triangle parallel to second side bisects the third side. So this is the converse of midpoint theorem। कि मैंने midpoint से start किया और मैं parallel चल रही हूँ BC के, तो जब मैं AC पर पहुंचूंगी तो exact midpoint पे पहुंचूंगी। ठीक है, तो ये होता है E is the midpoint of AC। इसका मतलब सिर्फ अब मैं मैथ्स में आपको समझाऊं, D is the midpoint of AB and DE is parallel to BC, ये गिवन हो ना, तो आप ये कहते हो कि इसका मतलब E मिड पॉइंट होगा AC का। हम चल रहे हैं D से, बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं BC के, तो जहां पर आकर हम AC पे टकराएंगे वो पॉइंट मिड पॉइंट होगा AC का। ये कन्वर्स है, तो हम दोनों तरह से यूज करेंगे इस रूल को। समझ में आ गया? अब आते हैं एग्जाम्पल 7 पर। कमिंग टू एग्जाम्पल 7, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, गिवन टू प्रूव लिखो इसमें। ट्रायंगल ABC, D is the midpoint of, मैं लिखने रही हूँ, आपको खुद लिखना है। ठीक है, एक ट्रायंगल गिवन है ABC, D is the midpoint of AB, E is the midpoint of BC, F is the midpoint of AC। Join DEF।
ठीक हो गया? फिर हो गया गिवन। टू प्रूव लिखो कि हमारे चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, गिवन लिख लिया। टू प्रूव ट्रायंगल ADF is congruent to triangle VDE ये DBE होगा, DBE होगा। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, DBE लिखा है ना, BE लिखा है तो यहाँ पे CE आना चाहिए। ठीक है, FCE, FEC, एक मिनट, BD DE और CF इक्वल है, FEC, एक मिनट रुको। ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंट टू FED और FEC और फिर आ जाएगा, कौन सा रह गया, DEF। लिख लो, ठीक है, उसे लिख लो। और द 4 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। या पता क्या करना, चारों ट्रायंगल्स का नेम लिखकर आर कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल नहीं बनाना। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल नहीं बनाते, मुझे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखने में टाइम लगेगा, तो प्रूफ के बाद मैं लिख सकती हूँ। अभी मैं लिख दूंगी आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्लियर हो गया? सबसे इजी है, आर कॉन्ग्रुएंट टू, हाँ ये तो लिख दी ना देखकर, अदरवाइज अगर नहीं भी लिख जाते तो आप चारों ट्रायंगल्स लिख दो, आपको प्रूफ करना है, तो यू डोंट वांट टू स्पेंड टाइम हियर। प्रूफ के बाद तो क्लियर हो ही जाएगा कैसे हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लगा रहे हैं। क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट आ जाएगा प्रूफ। पहले तो आप लिखोगे D in triangle ABC, D is the midpoint of AB, D is midpoint of AB and F is midpoint of AC. ठीक है, therefore DF is parallel to BC and DF is equal to half of BC. DF is parallel to BC, DF is equal to half of BC. ठीक हो गया? हाफ ऑफ BC क्या होगा? BE या CEF, CE। ठीक है, ठीक है, हाफ ऑफ BC क्या हुआ? BE, BE is equal to half of BC, also we know because E is the midpoint of BC. समझ में आ गया? तो can I say DF is parallel to BC and DF is equal to BE? DF जो है वो BE के इक्वल है, इतना मैं बोल सकती हूँ? समझ में आ गया है ना? हाँ, और नहीं ये तो मिड पॉइंट था ना, इसलिए इक्वल हो गया। और मैं अब इसमें भी लिख दूंगी DF लिखा था ना, तो DF is parallel to BE and DF is equal to BE।
मैंने दोनों में बीई रिप्लेस कर दिया, बीसी की जगह मैंने बीई लगा दिया। हेलो, ई क्या है? बिटकॉइन का मतलब बीई इक्वल टू ईसी, है ना? तो बीई हाफ ऑफ बीसी हो गया। समझ में आ गया ये? हाँ, अब मैं फ्री हूँ, बाकी और भी चलेगा। तो डीएफ इज इक्वल टू बीई आ गया हमारे पास, राइट? तो अब इसका मतलब क्या था? मैंने कहा डीएफ और बीई पैरेलल है, डीएफ और बीई इक्वल है, डीएफ बीई पैरेलल है, डीएफ बीई इक्वल है। सो कैन आई से नाउ दैट DFEB is a parallelogram? DFEB, DFE और B, DFEB is a parallelogram. जितना सा काम समझ में आ गया, इसके बाद सिमिलरली ही रहेगा। समझ में आ गया? अब आपने सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ना पैरेललोग्राम में, मैंने एक थ्योरम करवाई थी, राइट? और वो थ्योरम ये थी कि जो डायगोनल होता है ना पैरेललोग्राम का, वो क्या करता है? हाँ, 8.1 थ्योरम देखो, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. तो DFEB मैंने कह दिया पैरेललोग्राम है, DE क्या हो गया? डायगोनल हो गया। तो यहां से हम करेंगे कि therefore triangle, अब BDE is congruent to triangle, BDE के साथ मैं ले लूंगी DE आएगा ना, तो ED, BD EF, FED, FE, ठीक हो गया? क्यों लिखेंगे? डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two triangles of two congruent triangles, equal area नहीं, two congruent triangles, two congruent triangles. समझ में आ गया? बस यहां तक ही हमें पहुंचना है, इसके बाद तो सिमिलरली करना है। समझ में आ गया इतना बेटा सबको? ठीक हो गया? समझ में आ गया इतना? अब हम करते हैं, ये चीज लेने के बाद मैं लूंगी सिमिलरली DFCE is a parallelogram. Similarly DFCE is a parallelogram. समझ में आ गया? DFCE भी पैरेललोग्राम है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा, मैंने देखो ना ये वाला ट्रायंगल FED लिखा है, तो मैं इसको FED ही लिखती हूँ, ट्रायंगल FED। कॉन्ग्रुएंट किसके है? देखो, अब आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो ED और FC इक्वल होंगे। ED की जगह मैंने लिखना है FCE, ठीक है? DF और EC इक्वल होंगे, तो DF यहां पर आ गया और EC चाहिए, तो मेरा हो गया EFC। चलो, तो ट्रायंगल EFC, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लगाई है मैंने। आपको मैंने कहा था जब आप साइड्स लेते हो तो उनके ऑपोजिट वर्टिसेस ले लिया करो। मैंने DEF लिख दिया ना, FED लिख दिया, ठीक है? तो इसमें मैंने FE साइड ली है, राइट? FE किसके इक्वल है? FE यहाँ पर भी, और दोनों में FE है, यहाँ पर D है और इसके ऑपोजिट में C है, तो D एंड C विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग। साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स देख लिया करो, सबसे इजी होता है, राइट? तो ट्रायंगल FED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EFC, सिमिलरली, है ना? और ऐसे ही आप ये ले लो, सिमिलरली ADEF इज अ पैरेललोग्राम। ADEF ये भी आ गया ना? देखो अब हमारा ये वाला पैरेललोग्राम, यहां से आ गए और यहां से आ गए, है ना? ये भी पैरेललोग्राम हो गया। तो उसमें भी देखो FED कुछ छुपा हुआ है बीच में, है ना? तो FED के साथ अब मैं क्या लूंगी?
ये वाली साइड AF के साथ चाहिए, ADF होगा, FEE है, ठीक, ADF, ADF नहीं होगा, FDF ही चाहिए ना, DAF होगा, है ना। FE को AD के साथ इक्वल करना है, लेकिन DF हमें ऑपोजिट्स में चाहिए, FED इज कॉन्ग्रुएंट टू DAF, समझ में आ गया, सिमिलरली आ गया ना। तो अब देखो आपका इससे फायदा क्या हुआ कि जब आप लास्ट में 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखोगे ना, आपने सभी को लिख लिया, तो फ्रॉम ये हमने 1 लिया, ये 2 लिया और ये 3 लिया, फ्रॉम 1 to 3, मतलब ऑर्डर ले लो 1 to 3, तो हमारे पास आएगा ट्रायंगल FED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EFC, चारों आ गए ना, AFEB कैसे हुआ, तो ट्रेपेजियम हुआ, ये देखो ना, AB तो बड़ी होगी ना, पूरी साइड हो गई, AFEB ट्रेपेजियम है, ठीक है, पैरेललोग्राम में। मतलब मैंने यहाँ पर किसी कॉरेस्पॉन्डेंस में तो हमने गलती नहीं की हुई ना, EFC लिखा है, ट्रायंगल BDE ले लूंगी और ट्रायंगल DAF ले, ठीक हो गया, हेंस प्रूव्ड, है ना। हमने चारों एक लाइन में लिख लिया कि आपस में प्रूव्ड है, बिकॉज ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू FED, तो ना भी लिखो तब भी आपको क्लियर है कि आपने 3 प्रूफ्स दिए और इन तीनों से आपने कह दिया कि चारों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, समझ में आ गया। तो कभी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF का एरिया, अगर MCQ आता है ना, पूरे ट्रायंगल का एरिया आपको 16 दे दिया, ट्रायंगल ABC का एरिया 16 है, तो कहता है जी ट्रायंगल DEF का एरिया निकालो, 16/4, 16/4, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, समझ में आ गया, राइट। देखो मैंने लिखा था FED नंबर 1, ये नंबर 2, FED सेम आ गया, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। मैं आज बहुत परेशान हूँ सच में, क्या मेरा दिमाग, ऐसे दिमाग बंद हो जाता है मेरा। किसका ये है जिससे कनेक्ट होता है, इसको बहुत प्यार है, हाँ समझ में आएगा बेटा। दिस इज नंबर 1 ट्रायंगल, ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 2, ये ट्रायंगल 3 और ये ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल्स ले लिए, ठीक है ना। एक में 2 हो गए, बाकी सब में 1-1, 3 प्रूफ्स में 4 ट्रायंगल आ गए, समझ में आ गया ये हमें। यहाँ तो कोई गलती या कुछ नहीं समझ में आया हो, ठीक है। चलो अब आते हैं एग्जाम्पल 8 पर। इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, ये तो थ्योरम बनती थी, कोई बात नहीं बेटा, मैं रिवाइज करवाऊंगी, एक बार में समझ आएगी ज्योमेट्री कौन सी है, अगर एक बार में समझ आएगी तो ज्योमेट्री की बेइज्जती नहीं हो जाएगी मैं एक बार में समझ आ गई ऐसे कैसे, अच्छी बात है आई ऑलवेज फील ज्योमेट्री जो है ना, वो एक स्टोरी की तरह चलती है, ठीक है। आई ऑलवेज फील कि वो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बस करवा दूंगी, पहले ये काम करवाने दो, अब मैं पीछे। LMN are 3 parallel lines, LMN are 3 parallel lines intersected by transversals, एक P लिखा है और एक Q, ऐसे आ जाओ, इतने ऐसे कुछ बनाई हुई है, but they are not parallel to each other, right? तो कुछ इस तरह से बना रहा है कि they are not parallel to each other, P और Q आपस में parallel नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसने लिखा है यहाँ से intersection points A, this is D,
E and F। समझ में आ गया? A B C D E F इन पॉइंट्स पर आपस में ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही हैं पैरेलल लाइंस को। और उसने कहा है इसमें दिया क्या हुआ है, जो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल का पोर्शन लाई कर रहा है, जैसे AB ट्रांसवर्सल तो पूरी PQ है, लेकिन उसके बीच में ना पैरेलल लाइंस L और M के बीच में AB पोर्शन लाई किया, M और N के बीच में BC पोर्शन लाई किया। तो AB और BC को ना आप लिख लो, बोलते हैं इंटरसेप्ट्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइंस। इंटरसेप्ट बोलते हैं AB BC और वहां से DE और EF, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। इसका AB BC DE EF इनको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट होता है वो पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्सल जो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करता है एंड टू एंड। ठीक हो गया? तो इस चीज को याद रख लो, सिर्फ आपको इसमें कहीं नहीं दिया हुआ, वो उसने कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट का है ना? तो समझ में आना चाहिए इंटरसेप्ट होता क्या है। गिवन लिखेंगे अब हम, राइट? गिवन प्रूफ चाहे मैं से कल करवा दूं, गिवन लिख लूं, एक घंटा बहुत जल्दी पास करा आपके साथ। गिवन L is parallel to M is parallel to N, P and Q are transversals, और फिर हमें दिया हुआ है AB BC DE EF are intercepts made by transversal, intercepts लिख लो, ठीक है? Also, और उसने कहा है ना जो हमारी ट्रांसवर्सल है ना, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, ठीक है? ऑल्सो AB इज इक्वल टू BC, उसने कहा है कि जो आपका इंटरसेप्ट AB है वो BC के इक्वल है। ठीक है? AB इज इक्वल टू BC, हमें बताया गया कि इंटरसेप्ट ये इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि जब भी ऐसा होता है इंटरसेप्ट्स मेड बाय वन ट्रांसवर्सल ऑन सेम सेट ऑफ तीन पैरेलल लाइंस गिवन है, तीन, चुप रहो एक मिनट, तीन पैरेलल लाइंस गिवन है, उसने कमेंट किया तो तुम्हें भी करना जरूरी है आगे, नहीं तुम क्यों सोच रहे हो? ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना, तीन पैरेलल लाइंस गिवन है आपको, एक ट्रांसवर्सल ने उससे इंटरसेक्ट किया तीनों पैरेलल लाइंस को, और उसने कहा है कि जो AB और BC की लेंथ है वो आपस में इक्वल है। ठीक है? अब ऐसी पैरेलल लाइंस पर कोई भी ट्रांसवर्सल बना दो, जैसे हमने Q बनाई, तो वो भी जो इंटरसेप्ट कट करेगी वो भी इक्वल होगा। ठीक है? तो टू प्रूव हमारे पास है DE इक्वल टू EF, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट थ्योरम। ये होती है AB और BC इक्वल है, तो D पर, तो Q पर DE और EF को भी इक्वल होना पड़ेगा, तो वो भी इक्वल होंगे ही। ठीक है? इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट थ्योरम, जो पहले हमें थी, अब आपको सिर्फ उसका प्रूव नहीं है, आपको सिर्फ उसे थ्योरम भी नहीं है, इसको सिर्फ यूज करना है, यहाँ पे प्रूव करना है, हमें एग्जांपल की तरह दिया है। तो इसका मतलब होता है इंटरसेप्ट इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन थ्री पैरेलल लाइंस, then any other transversal will also cut equal intercepts on other line। चलो कंस्ट्रक्शन लिखो, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। हम इसे प्रूफ कैसे करते हैं? आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, आपने कह दिया AB इक्वल टू BC, राइट? तो कैन आई से B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना? B मिड पॉइंट हो जाएगा AC का। चलो इस पे कंस्ट्रक्शन लिखो पहले, जॉइन AF। कंस्ट्रक्शन में पहले हम लिखेंगे जॉइन AF, ठीक है? कंस्ट्रक्शन join AF at to intersect BE at point G. Join AF to intersect, yeah, it intersects BE at point G। हमने इसको point G भी नेम दे दिया। ठीक है?
प्रूफ स्टार्ट कर लो, टाइम है अभी। मेरे कहे बिना बुक्स बंद करते हो ना, मैं पूरा प्रूफ करवाऊंगी। करो बुक्स बंद, दोनों तुम लगे थे ना। मैम मैंने तो करी नहीं मैम। इसको कह रही हूँ साथ में, हमारा लॉस क्यों करूं इनकी वजह से। चलो प्रूफ लिखो, लोग तो पढ़ रहे थे, तुम तो अच्छा बच्चे हो। प्रूफ में आपने मिड पॉइंट थ्योरम स्टार्ट किया, ठीक है। मैं लूंगी इन ट्रायंगल ACF, ट्रायंगल ACF AB इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है। तो मैं लिख रही हूं B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, एंड BG इज पैरेलल टू CF, BG इज पैरेलल टू CF। इसमें हम क्या लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के फर्दर पार्ट्स भी पैरेलल ही होते हैं, है ना, हिस्सों में लिया जाए वो भी पैरेलल ही होंगे। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स, कन्वर्स क्या था कि एक मिड पॉइंट से स्टार्ट किए, पैरेलल चल रहे हैं, तीसरी साइड को टकराए तो क्या आ जाएगा, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF। समझ में आ गया इतना, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, लिख लिया। अब करना है दूसरे ट्रायंगल से स्टार्ट। सिमिलरली देखो, सिमिलरली इन ट्रायंगल FAD, in triangle FAD, FAD, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, G इज मिड पॉइंट ऑफ AF, GE इज पैरेलल टू AD। तो फिर से वही, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, E इज द मिड पॉइंट ऑफ D। समझ में आ गया, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, E is the midpoint of C, or DE is equal to EF. Hence proved, DE is equal to EF, वही हमें प्रूव करना था, hence proved। समझ में आ गया, चलो जाओ।